आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जाकर हमारे इस प्लेटफॉर्म का साथ दें। बहुत कम आवाज़ें पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट इन आवाज़ों के साथ खड़ा हों और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, राजा साहब, 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक तो इंतज़ार था कि 8 फरवरी को क्या होगा और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ी तफसील के साथ बता दिया कि 8 फरवरी को क्या होगा। हम इसका भी जायज़ा लेंगे आज की नशिस्त के अंदर अपने सुनने वालों के लिए। और राय साहब, इमरान खान की रिहाई का मामला और ये रिहाई से लेकर ये मामला जो है मुलाकात और फिर डॉक्टर के सेक्स तक आकर कैसे रुक गया, कहाँ गलती हुई है तहरीक इंसाफ से। और तहरीक इंसाफ के अंदर राय साहब दूरबीन लगाकर हमें, आपको और तमाम सुनने वालों को देखना होगा कि कौन सी ऐसी क़यादत है जो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ कर सकती है। क्या सब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और हुकूमत बसंत के मामले में बहुत आगे निकल गई? लाहौर से जो वीडियोस, मीडिया, सोशल मीडिया, अवाम की बड़ी तादाद लाहौर के लिबर्टी चौक में, ये क्या पैगाम दे रही है? एहतजाज सिर्फ लाहौर में नहीं राय साहब होना था, पूरे मुल्क में होना है। 8 फरवरी सिर्फ लाहौर में सिर्फ मैंडेट चोरी नहीं किया गया था, पूरे मुल्क में चोरी किया गया था। सिंध के क्या हालात हैं, बलूचिस्तान में, पेशावर में, KPK में और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में क्या हालात होंगे, इसका भी एक जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, आज राय साहब जो रात गुजर गई है, एक इकट्ठ हुआ तहरीक इंसाफ का और इसके बारे में 2 रोज़ पहले, इस इजलास से पहले हम ये सुन रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करेगी। अब राय साहब, ये कितना बड़ा फ़ैसला था? मैं चाहूँगा कि इस पर आप कमेंट करें, क्योंकि मुझे तो पढ़ते हुए भी हैरानगी हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने दिनों के बाद और जिस तरह से अब जाकर इन्होंने 8 फरवरी के एहतजाज को जो है वो एक तरह से हतमी शक्ल दी है। और तहरीक इंसाफ, अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की जो आज़ादी की लड़ाई है, रिहाई की लड़ाई है, या तो वो राज साहब वो सोशल मीडिया लड़ रहा है या फिर ख़ानदान के लोग, बाकी सब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से एक एलामिया जारी हुआ। इसके मुताबिक 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल होगी। शाम को मशाल बरदार रैलियाँ निकाली जाएंगी, यानी मगरिब के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, ये उसे कह रहे हैं कि बाहर निकलें और आप एहतजाज करें इमरान खान की रिहाई के लिए। अब उसमें एक और चीज़ उन्होंने ऐड की है कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ और पाकिस्तान में हमारे लोग, हमें दोस्त हमारे सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा से याद दहानी की याददाश्त के लिए जाया जा रहा है। और फिर इमरान खान की सेहत के मसाइल पर इजलास में तशवीश का इजहार किया गया। इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा, वादी तेरा जबरी इनखला को मुस्तरद, वादी तेरा के रिहायशों की बहाली फौरी मुतालबा। और इस पर बैरिस्टर गौहर ने जो है वो इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बड़ा इम्पैक्टफुल ये इजलास हुआ और आज पूरे पाकिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस आए, कल सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, चीफ जस्टिस को याददाश्त के तौर पर दरखास्त जमा करवाएंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मुलाकात उनसे करवाई जाए और शिफा से उनका इलाज हो। साहब, आज तो ये मुतालबा था। ये बैरिस्टर गौहर किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए आए थे? ये तहरीक इंसाफ को कॉन्ट्रोवर्शियल या फिर इमरान खान के बयानी को ख़त्म करने के लिए आए थे? आज तो मैं राज साहब हैरान इस बात पे हुआ हूँ कि शफी जान साहब ने एक जुमला कहा और इसके अंदर कितनी हकीकत है, मैं चाहूँगा कि इस पर भी हम बात करें। और वो ये कहते हैं कि इमरान खान के बाद पार्टी ख़त्म हो जाएगी, इसमें इतने ग्रुप बन जाएंगे कि इस मुस्लिम लीग नून मीम शीन वाला हाल हो जाएगा। इमरान खान तक ही चीज़ें कायम हैं, इमरान खान ही तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की जमात है, लेकिन राज साहब, क्या मरूसियत का ना होने का नुकसान हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? और ये जो हमारे पास ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी, ये ब्रांड ऑफ एक पॉलिटिकल पार्टी जो इमरान खान की वजह से एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन इस ब्रांड को ख़राब करने के लिए बैरिस्टर गौहर एंड द कंपनी जो कुछ कर रही है। राय साहब देखें हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट इस जाली हुकूमत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी 1-2 अहम खबरें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन पहले जो आपने सवाल किया इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है।
और इस पूरी सिचुएशन को असेस करना भी ज़रूरी है। अब जो एलामिया जारी किया गया हाशमी साहब इस मोस्ट इम्पैक्टफुल इजलास के बाद, जिसको बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बड़ा इम्पैक्टफुल इजलास था। मुझे तो हंसी आ रही है, सॉरी, माजरत चाहता हूं, जब आपने कहा ना कि मोस्ट इम्पैक्टफुल इजलास, ये इजलास और ये इसका तो इम्पैक्ट, इसका जो एलामिया है हाशमी साहब, जब मैंने पढ़ा है तो ये एलामिया पढ़ के मुझे रेडियो पाकिस्तान का ख़बरनामा याद आ गया या पीटीवी का ख़बरनामा याद आ गया, जिसमें हम वो एक पंजाबी में पोठवारी में कहावत है कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, कि जब आपने कोई काम ना करना हो तो बस आप ऐसी खाना पूरी करते हैं। और जैसे हमने कश्मीर के मामले पर हम खाना पूरी करते थे ये रेडियो पाकिस्तान के ख़बरनामों में और पीटीवी के ख़बरनामों में कि आज़म का इयादा किया, यकीन दहानी करवाई और इस पूरी सिचुएशन को दुनिया के सामने उठाने का फ़ैसला किया। तो ये जो एलामिया जारी किया गया, इसमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या 2024 के इलेक्शन फ्रॉड के हवाले से मैं ये वर्डिंग देख रहा था कि आज़म का इयादा किया, याद दहानी करवाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई याददाश्त पेश की जाएगी। इसमें ऐड कर दूं एक चीज ऐड कर दूं, करेंगे, होगा, अच्छे दिन आएंगे, हालात बदलेंगे, हम जाएंगे, इमरान खान रिहा होंगे, ये भी इसमें ऐड कर ठीक कह रहे हैं। कोई एक भी सॉलिड पॉइंट जो है वो इस एलामिये के अंदर नहीं है। और ये इतनी शर्मनाक और इतनी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात, जिसको लोगों ने एक ऐसी सूरत हाल में वोट दिए हाशमी साहब, क्योंकि सारी सहाफ़त, सारी ज़िंदगी की सहाफ़त हमारी पाकिस्तान की है, इस्लामाबाद की है। तो ग्राउंड पे जाके इस इलेक्शन को जब हमने कवर किया तो जो घर, जिस घर में तहरीक इंसाफ का झंडा लगा होता था, उस पूरे घराने के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाता था। उसके बावजूद लोगों ने इस जमात को वोट दिया। इस जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं था, उसके बावजूद लोगों ने, जो इमरान खान साहब ने खंबे खड़े किए थे, यानी पहली दफ़ा अननोन लोग खड़े किए थे, लोगों ने उनको जितवाया और बदतरीन धांधली के बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद जो है ये पार्लियामेंट के अंदर आ गई। अब उस जमात को इतनी मकबूलियत तक कौन लेके आया था? इमरान खान साहब। और वो इमरान खान साहब 915 दिन से जेल में कैद हैं, उनकी अहलिया वहाँ पे कैद हैं, उनका एक भांजा जो है वो जेल में कैद है। लेकिन ये जो बाकी तहरीक इंसाफ के लोग जो इमरान खान साहब के नाम पर MNAs बने, MPs बने, पार्लियामेंटेरियंस बने, कमेटियों के अंदर आ गए, नाम नहाद कायम मकाम चेयरमैन बन गए, इनका ये एलामिया देखें तो आपको पता चलता है, इनके वर्ड्स जो है आप पढ़ें तो पता चलता है कि ये कितना शर्मनाक और अफसोसनाक किस्म का एलामिया है। एक ऐसी सूरत हाल में जब आप 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की ये दूसरी एनिवर्सरी आ रही है और आप ये फीका सा एलामिया जारी कर रहे हैं कि लोग बस घरों में रहें, और घरों में रह के आप ये तवक्को कर रहे हैं कि शटर डाउन हो जाएगा और ये हुकूमत कोई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मुज़ाकरात पर आमादा हो जाएगी। यानी ये तो ऐसा लगता है कि ये पूरा जो एलामिया है ये शायद पिंडी में कहीं ड्राफ्ट हुआ है, वहाँ से ड्राफ्ट होके ये इनके पास आया और इन्होंने पढ़ दिया। और कोई एक भी, क्या इस पूरी PTI की क़यादत में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं था कि जो इमरान खान साहब के अहकामात को फॉलो करता। इमरान खान साहब ने जिस मज़ामती तहरीक का हुक्म दिया है उस हुक्म को फॉलो करता। इमरान खान साहब ने जो फाइनल कॉल का हुक्म दिया है उसको फॉलो करता। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये इमरान खान साहब के साथ इनकी मुलाकात हो जाए, बैरिस्टर गौहर की या PTI की इस वक्त वो क़यादत जिसने इस किस्म का एलामिया ड्राफ्ट किया है, तो इमरान खान साहब इन पर बड़े भरम होंगे। इमरान खान साहब का भरमी का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आम अल्फाज में इमरान खान साहब इनको कान पकड़ाएगा कौन? मसला ये है, वो आप ठीक कह रहे हैं, इनको कान पकड़वाने की बजाय राज साहब इनको पार्टी से निकालने का वक्त हुआ जाता है।
आपको याद होगा कि जब भी बैरिस्टर गौहर पे तनकीद हुई है माजी में, तो उस वक्त हमें ये एक जो जवाब मिलता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लोगों की तरफ से, वो ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन में जी केस चल रहा है और बड़ा टेक्निकल केस है, पार्टी में जो चेयरमैन है इनके दस्तखत, इनका नाम मौजूद है और बल्ले का निशान मिलेगा। राय साहब, ना वो बल्ले का निशान मिला, ना हमें वो पार्टी नजर आई, ना अब तो इनका वो काम भी खत्म हो गया जिसके पीछे ये छुपते थे कि हम इलेक्शन कमीशन में बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बना चुके। राय साहब, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर ये मुद्दा बहुत पहले उठाया कि तहरीक इंसाफ के अंदर आपको इलेक्शन करवाने चाहिए, एक नई क़यादत आए, एक नई तंजीम साजी हो, ग्राउंड लेवल पर किसके पास क्या क़यादत होगी, तमाम फैसले किए जाएं। इन्होंने क्या किया, जब ये तनकीद शुरू हुई हमारे प्लेटफॉर्म से, तो उसके बाद इन्होंने अपने आइन को दोबारा से लिखना है, उसके अंदर तब्दीली लानी है, एक कमेटी बना दी जिसमें शमीम नकवी साहब थे गालबन, और फिर आरिफ अलवी साहब और फिर कुछ और लोगों को, उनको ये काम दिया कि आप आइन को, पार्टी के आइन को नए सिरे से लिखें। राजा वो काम भी धरे का धरा रह गया और लगता ये कि ऐसे अनासिर ने इनके ऊपर रुकावट खड़ी कर दी है जो नहीं चाहते। अगर नया आइन लिखा गया, नई पार्टी आ गई और नया काम शुरू हो गया, यानी इलेक्शन हो गए, नई क़यादत आ गई, तो फिर इनको कौन पूछेगा? तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। आपके ख्याल में राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, नई क़यादत चाहिए, नई तंजीम साजी हो और नौजवान क़यादत होनी चाहिए? देखें, एक तो बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर गौहर के हम ख्याल लोग अगर ये समझते हैं कि बड़ी सख्ती का माहौल है, जो कि है सख्ती का माहौल है, जो जबर पीटीआई के साथ हुआ है इसकी वाकई कोई मिसाल नहीं मिलती। और पीटीआई के कई रहनुमाओं के साथ जो कुछ किया गया है, यानी जितना जुल्म उनके साथ, उनके अहले खाना के साथ किया गया है, इस जबर की भी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो ये जबर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर कोई ये समझता है कि वो इस किस्म के मसाइल का सामना नहीं कर सकता, तो उसके लिए तो चॉइस ओपन है। वो अपने जो, यानी अगर वो एमपीए है या एमएनए है, तो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे। इसी तरह बैरिस्टर गौहर अगर ये समझते हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने तो कोई मुश्किलात और मसाइब बर्दाश्त नहीं किए, तो अगर वो ये समझते हैं कि वो बतौर पीटीआई एक दिन भी जेल में रहे, एक दिन पीटीआई जेल क्या, इनको तो कभी कोई जमानत भी नहीं लेने की तरद्दुद करना पड़ा। तो अगर ये समझते हैं कि वो खुद और उनके हमख्याल लोग जो हैं वो इतने मुश्किल हालात का सामना नहीं कर सकते, तो वो फिर ये चेयरमैनशिप छोड़ दें, इस्तीफ़ा दें, घर चले जाएं, किसी और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उस पार्टी में शामिल हो जाएं, नून लीग में शामिल हो जाएं, ताकि उनको मज़ीद आसाइशें मिल जाएं। लेकिन ये कहना कि इमरान खान साहब जो कि सबसे मकबूल लीडर हैं, कि उनके नाम पर वोट लेकर, उनके नाम पर वोट लेकर पार्लियामेंटेरियन बन जाना और फिर ये कहना कि जी सख्ती बढ़ी है और हम इस वजह से तहरीक को, मज़ामती तहरीक नहीं चला रहे, ये तो अनफेयर है। लोगों में बड़ा शऊर है इस पर। हाशमी साहब, एक मैं ऐड कर दूं कि जो सेल आफरीदी हैं, अगरचे उन्होंने पेशावर में, लाहौर में, सिंध में, कराची में और फिर केपी के अंदर भी बड़े शानदार शोज़ किए, लेकिन उनके लिए जो एक टाइमर है और जो एक एंटी क्लॉक है उसने टिक टिक शुरू कर दी है। घड़ी की सुइयां जो हैं ये उल्टी चलनी शुरू हो गई हैं, उनके लिए ये टाइमर लग गया है। सेल आफरीदी बहुत तेज़ी के साथ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, यानी वो वक्त जो उनको मिला था जिसमें वो ये साबित कर सकते थे कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो कोई इनकलाबी इक़दाम करने वाले हैं या कोई गैर मामूली इक़दाम करने वाले हैं। आप ये देख लें, आवाम तो एक तरफ जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो तो एक तरफ, और फिर पीटीआई के वर्कर तो एक तरफ। अलीमा खान साहिबा को कैमरों के सामने याद दिलाना पड़ा सोहेल आफरीदी को कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करें। अलीमा खान साहिबा को अगर कैमरों के सामने ये कहना पड़ा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई मूव करें, तो इसका मतलब यह है कि अलीमा खान साहिबा को पता है कि पार्टी लेवल पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए किसी किस्म का प्लान जो है वो अंडर कंसिडरेशन नहीं है, या उसके ऊपर कोई बहुत संजीदगी के साथ कोई चीज़ प्लान नहीं की जा रही। तो इसलिए सोहेल आफरीदी जो है जितनी तेज़ी से ऊपर गए हैं उससे 10 गुना तेज़ी से नीचे आ जाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस जो सोहेल आफरीदी के पास है। राय साहब,
अगर हमें एक पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वर्कर और आवाम को मद्देनजर रखते हुए अगर हमें कोई लाएमल तैयार करना हो तो क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या होंगे? मैं आगे चलकर ना ये शेर अफजल बरवत और जो मशाल यूसुफजई ने जो माफ़ी वाला मामला, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक और शख्स को पार्टी का चेयरमैन बनाने की बात हो रही थी जिसके सर पे बाल नहीं है, ये मरवत साहब ने बात की है। अब वो कौन है? मालिक साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, ये जो ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? सोहेल अफरीदी को जो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन में लोगों ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया, उसी तरह इस्तकबाल करना चाहिए ताकि ये बसंत को काउंटर कर सकें। इधर से खबरें, सोशल मीडिया, आवाम लाहौर में पागल हुई है और इसमें 1 अरब और बताया जाता है कि कुछ 40-50 करोड़ की गुडियाँ ढोर जो है वो खरीद चुके हैं और दुनिया भर से लोग जा रहे हैं और न जाने क्या क्या कुछ हो रहा है। तो पूरे मुल्क में तो राय साहब बसंत नहीं मनाई जा रही ना, पंजाब में नहीं मनाई जा रही, सिर्फ लाहौर में बसंत, और वो भी लाहौर के कुछ इलाकों में पॉकेट्स के अंदर बसंत नहीं मनाई जा रही, वहाँ पे पाबंदी है। तो क्या करना चाहिए सोहेल अफरीदी को? उन्हें स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, लोगों के साथ बाहर निकल कर अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए, या फिर जो उन्होंने कहा कि घरों में रहें, बैठे रहें, शाम को निकलें, ये नहीं, ये कोई हिकमत अमली नहीं है। 8 फरवरी के हवाले से, यानी एक तो फाइनल कॉल की हिकमत अमली अलग और 8 फरवरी के हवाले से इनकी हिकमत अमली अलग होनी चाहिए थी। 8 फरवरी को इनकी हिकमत अमली ये होनी चाहिए थी कि इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, केपी में, कराची में, जो ख़ास तौर पर बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पावरफुल शोज़, जो छोटे शहर हैं या छोटे देहात कस्बे हैं, वहाँ भी रैलीज निकालें, जलसे निकालें और एक पावर शो करें। लेकिन जो बड़े शहर हैं, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, तो इनको इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बहुत बड़ा शो करना चाहिए था। सोहेल अफरीदी को अपने काफ़िले के साथ आना चाहिए था, धरने के लिए नहीं, लेकिन एक शो के लिए। इस्लामाबाद से बाहर या रावलपिंडी में किसी जगह ये जलसा करते, रैलीज़ निकालते, और इतनी यानी रैलीज़ होती, और पीटीआई इतनी रैलीज़ कर भी सकती है कि वो आपके पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर भी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, फिर सोशल मीडिया जो है फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे ये बसंत वगैरह को छोड़ के सब ने जो फोकस करना था वो करना था कि 8 फरवरी को जो आपके इलेक्शन फ्रॉड की एनिवर्सरी मनाई जा रही है, तो सारा तवज्जो इसके ऊपर आनी थी। लेकिन ये कहना कि लोग घरों में बैठ जाएं और ऑटोमेटिक कोई शटर डाउन हो जाएगा, ये तो लोगों को एक तरह से छुट्टी की जानिब माइल करने वाली बात है। लोग घरों में बैठ जाएं, तो घरों में बैठने से तहरीकें नहीं चलते। यानी ऐसे ही है ना कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा और नाराज होकर कमरे में बंद, और आप ये कहें कि हम हमारे साथ या हमारे लीडर के साथ जो जुल्म होता है वो होता रहे। तो ये बातें ज़ाहिर है कि पीटीआई के जो कुछ वर्कर्स हैं या पीटीआई के सपोर्टर्स, उनको ये तनकीद बुरी लगेगी, लेकिन लगती रहे बुरी, क्योंकि एक साफ़ी का तो काम ही होता है कि वो हकायक जो है वो मंजरेआम पे लेके आए। नहीं राय साहब, आपके जो सेंटिमेंट्स हैं, जो आपका तज्जिया है ना, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का तज्जिया है। अभी पोल करवा लेते हैं दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोहेल अफरीदी, अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतफिक हैं? घरों में बंद हो जाएं और कमरों को लगा लें बाहर से ताले, घरों को ताले लगा दिए जाएं और शाम को अपने ताले खोलें और फिर निकलना है। आप इस पर अभी पोल करवा लेते हैं, अगले प्रोग्राम में हम शेयर कर देंगे। आप जो लोग समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी तहरीक इंसाफ की बिल्कुल 100% सही है, आप जो इस्तफाक करते हैं अपनी राय का इजहार करें। कल हम इसके नताइज का ऐलान कर देंगे। रेफरेंडम अभी हो जाता है राय साहब, ये कौन सा मसला है? पाकिस्तान की आवाम सुन रही है, हमें दुनिया भर में देख रहे हैं। ये जो 25 मुल्कों में एहतजाज हो रहा है, ये एहतजाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी हो सकता है। मैं बार बार ही कंपेरिजन कर रहा हूँ राय साहब इस हमारे व्यूअर्स के लिए कि लाहौर में अगर बसंत मनाई जा रही है, ये बहाना बनाकर आप कहेंगे जी अब एहतजाज नहीं होगा। कराची आपका जो सिंध की यूनाइटेड पार्टी है राय साहब, जो किसान यूनाइटेड इत्तेहाद गालिबन, उन्होंने भी ऐलान किया कि हम साथ खड़े हैं। अगर हलीम आदिल शेख, सोहेल अफरीदी जब गए और पूरा सिंध निकला, कराची निकला, तो अब क्या मसला है? आपको अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी। और दूसरी तरफ पंजाब के राय साहब, कितने ऐसे शहर होंगे जहाँ पे एहतजाज जो है हो सकता है? वीडियोज आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका केपी के पूरे का पूरा, आप केपी के को निकालते, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको निकालना चाहिए। हाशमी साहब, जो पहिया जाम है और जो शटर डाउन है, इसके लिए आपको 2 फ्रंट्स के ऊपर काम करना पड़ता है।
आपने शटर डाउन हड़ताल करवानी है पूरे मुल्क के अंदर। आपको ताजर तंजीमों के साथ 2-3 हफ्ते पहले उनके साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ प्लानिंग करनी पड़ती है। आपकी जो ताजर तंजीमें हैं इनके भी सियासी धड़े होते हैं, कोई नून लीग के साथ होगा, कोई पीटीआई के साथ होगा। चूँकि पीटीआई सबसे बड़ी जमात है, सबसे मकबूल जमात है, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं था। इनको ताजरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए था, तभी आप शटर डाउन कर सकते हैं। जो पहिया जाम है उसमें आप ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके साथ बात करते हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट की कंपनीज हैं उनके साथ बात करते हैं। फिर आप कॉल देते हैं कि आज के दिन में कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है वो बाहर ना निकाले, आप एक बाकायदा कॉल देते हैं। इसी तरह आप अपने जो ताजर हैं उनसे अपील करते हैं कि आज आपने शटर डाउन हड़ताल करनी है। लेकिन जो मैंने देखा है 8 फरवरी की तैयारियों के हवाले से, ना तो कोई ताजर तंजीमों के साथ इनके कोई ज़्यादा रवाबित हुए हैं, ना कोई ट्रांसपोर्टर्स के साथ कोई रवाबित हुए हैं, या अगर हुए भी हैं कोई खुफिया तो कम से कम उसके मुतल्लिक को ख़बर ना तो कहीं शाया हुई है, ना पीटीआई ने इसका कोई एलामिया जारी किया है कि हम कोई शटर डाउन हड़ताल के लिए इस किस्म की मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उल्टा मैं ये कहता हूँ कि इतने मकबूल पार्टी और इतनी मकबूल पार्टी को जितवाने वाले जो अवाम है बदतरीन हालात में, ये उनके साथ बड़ी ज़्यादती है। यानी खान साहब के साथ तो है ही ज़्यादती, लेकिन ये उस अवाम के साथ ज़्यादती है जिसने मार्शल से भी बदतर दौर के अंदर जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने बच्चों को, इवन के राय साहब बच्चों ने भी कुर्बानियां दी हैं, दे रहे हैं लोग। आप देखेंगे किसी का 25 साल का बच्चा जो है, बेटा जवान जो है, उसे जेल हो जाए और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ कहती है जी घरां च रवो तो एहतजाज जड़ा है ना दिल च करो। ये इनका कहने का मतलब ये था कि कमरे बंद करके दिल में एहतजाज आप करें, आपने बुरा अगर किसी को कहना है तो दिल में करें। एक बहुत बड़ी मैं तो सर इसे नाकामी कहूँगा। और एहतसाब राय साहब अब शुरू हो जाएगा इनका, और पाकिस्तान की आवाम एहतसाब कर रही है। क्विकली मैं खबरें कुछ हैं शेयर कर दूँ, क्योंकि हमारी ये एक एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी था। राज साहब, एक तो सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि इंतखाबात में पीटीआई के खिलाफ जो बर्बरियत की गई, निशान छीना गया, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी, इसके बावजूद पाकिस्तान निकला, इमरान खान पर एतमाद किया और इसके उम्मीदवारों को वोट दिया, लेकिन बदकिस्मती से डंडे के जोर और बंदूक की नोक पर इस मैंडेट पर डाका डाला गया और ऐसे नाहलों को मुसलत किया गया जो जीडीपी ग्रोथ इमरान खान साहब 6.1 पर छोड़कर गए। अच्छा, पाकिस्तान तो निकला, लेकिन ये क़यादत कब निकलेगी, ये सबसे अहम सवाल है। असद कैसर ने कहा जी कि हम मज़ामत का रास्ता चुनेंगे, यही रास्ता है। मिशाल यूसुफजई की भी लड़ाई हुई है राय साहब, और उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं, ऐसा था। आपने इसे फॉलो किया होगा, मैं क्विकली बता देता हूँ कि मिशाल यूसुफजई ने इल्ज़ाम ये लगाया था कि वो जो हार है वो बुशरा बीबी के पास नहीं है। अब वो कहना ये चाहे थी, क्योंकि उससे पहले जो गुफ्तगू हुई वो शेरफजल मरवत की थी, जिसमें वो कहते हैं कि ये हार जो है वो अलीमा खान के पास है और मैंने खान साहब को बताया। तो बुशरा बीबी ने कहा, उनके कहने पर जब मिलने गया कि आप जाकर ख़ुद बात करें, तो उन्होंने कहा कि मरवत आपको किसने कहा कि वो हार मेरे पास है? और उन्होंने कहा जी कि वो तो बुशरा बीबी के पास है। तो उस पर उन्होंने एक तसलसल में जवाब दिया और तासुर ये गया कि वो कहना ये चाह रही कि अलीमा खान जो हैं उनके पास ये हार है। और अलीमा खान ने फिर मरवत को जवाब भी दिया कि भाई तुम तो उस वक्त इमरान खान के सलमान सफदर इज़ द लॉयर, लेकिन तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? और खान साहब जो थे वो तुम्हें बुलाकर कहते हैं कि जाकर बीबी से बात करो। वो खुद भी कर सकते थे अगर ये बात दुरुस्त होती। तो ये उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब एक उन्होंने एक और बात भी कही, और वो बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नए चेयरमैन की तैयारी हो रही थी और बुशरा बीबी एक नया चेयरमैन अपनी मर्जी का लेकर आ रही थी। बुशरा बीबी बैरिस्टर गौहर की जगह एक ऐसे शख्स को पीटीआई का चेयरमैन बनाना चाहती थी जो पीटीआई में शामिल नहीं था उस वक्त, और वो आपकी तरह दिखता था। मालिक ने कहा कि मेरी तरह आप क्या कहना चाहते हैं, किस ओहदे पर था? बार बार पूछने के बावजूद मरवत ने जवाब नहीं दिया, जबकि मरवत का इशारा लतीफ़ खोसा की तरफ था। तो राय साहब, ये भी एक डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, इस पर मैं ऐड ये कर दूं कि आईएसएफ का एक इजलास हुआ राय साहब, और आईएसएफ तैयारी कर रही है। शाहिद खटक साहब एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी वो भी तैयारी करें। अच्छा, आपने देखा होगा कि मुराद सईद का भी काफ़ी दिन हो गया राय साहब, कोई पैगाम नहीं आया, कोई ऐसा मामला हमें नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे क्या मामला है, लोगों ने इसके ऊपर भी एक सवाल किया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसे प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। शाहिद खटक की गुफ्तगू इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से जो उन्होंने खिताब किया, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई तब होनी है जब हम अपने घरों से बाहर निकल आएंगे और एहतजाज की गर्ज से सड़कों को अपना मस्कन बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कॉल नहीं आनी, बड़ी कॉल हर सूरत आनी और हर सांस के साथ इसकी तैयारियां हो रही हैं। 8 फरवरी फाइनल कॉल नहीं है, तहरीक 8 फरवरी के बाद भी जारी है। हम समझ लें
ये कि पूरी कौम निकलने के लिए तैयार है और हर चौक डी चौक बनाने के लिए तैयार है। अच्छा, ये भी एक मोमेंटम इसमें ना, एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी थोड़ा सा हमें राय साहब देना चाहिए कि 8 फरवरी के हवाले से एक आम परसेप्शन ये बन गई थी कि शायद ये आखिरी कॉल होगी और खान साहब ने कह दिया कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की तैयारी करो। उन्होंने ज़रूर कहा कि मोबिलाइज करो लोगों को, लेकिन आखिरी कॉल वो मुलाकात होती तो शायद कोई पैगाम भी आ जाता। तो जब तक ये पैगाम नहीं आएगा, लोग इतना बड़ा स्टेप लेने से थोड़ा हिचकिचाते भी हैं। आप ये समझते हैं कि ये एलिमेंट है इसके अंदर ऐसा कि क्लियर कट पैगाम नहीं था? 8 फरवरी इज़ नॉट द फाइनल डे। अगर 8 फरवरी, ये इतनी 8 फरवरी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? इससे पहले भी एक 8 फरवरी आई थी, उससे पहले भी एक 8 फरवरी आई थी जब रात को आपके वोट बैंक को चोरी किया गया। राय साहब, इनको तो उस रात को निकलना चाहिए था। तो ये 8 फरवरी का जो मामला है, क्या इसे इस तराजू में देखना चाहिए? देखें, इसके अंदर जो लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं वो ऑन पर्पस गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। इमरान खान साहब के डायरेक्टिव्स बहुत क्लियर थे फाइनल कॉल के हवाले से। अगर इमरान खान साहब के डायरेक्टिव्स क्लियर ना होते तो 2024 नवंबर का लॉन्ग मार्च और धरना ना होता। अगर इमरान खान साहब का हुक्म और इमरान खान साहब की हदायत सिर्फ ये होती कि 8 फरवरी को आप सिर्फ एक दिन का इवेंट करें, एहतजाज करें और उसके बाद मेरे अहकामात का इंतज़ार करें, तो ये फिर नवंबर 2024 को जो एक फ़ाइनल कॉल या डिसाइसिव कॉल जिसको कहा गया था, जो कि वाकई डिसाइसिव कॉल बन गई थी, अगर अली अमीन गंडापुर की जगह कोई और उस एहतजाज को लीड कर रहा होता। क्योंकि जिस तरीके से पीटीआई के लोगों ने जबर सहने के बावजूद लोग निकले और लोगों ने गोलियां भी खाईं, तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये एक्सक्यूज़ बनाना कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही तो इसलिए कोई इबहम है, और इमरान खान साहब जब तक ये हुक्म नहीं देंगे कि उनकी रिहाई के लिए कोई फ़ाइनल कॉल आए तो उस वक्त तक कोई फ़ाइनल कॉल की तारीख देना ठीक नहीं होगा। ये मुकम्मल तौर पर आप ये कह लें कि पर्दे के पीछे छुपने के मुतरादिफ है कि हम पर्दे के पीछे छुप जाएं, जो मुख्तलिफ जवाब घड़ते हैं उनके पीछे छुप जाएं और हमें ये फ़ाइनल कॉल जो है इसके ऊपर अमल दरामद ना करना पड़े। आप सारा दिन जो है वो, मैं अगेन ये कहता हूँ कि सुहेल आफरीदी ने ख़ुद को एक करिश्मेटिक लीडर के तौर पर साबित किया है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान साहब को उनके ऊपर हाथ है। जितनी तेज़ी से उनकी मकबूलियत ऊपर गई है उससे 10 गुना तेज़ी से, जैसे रॉकेट नीचे गिरता है उतनी तेज़ी से उनकी मकबूलियत नीचे गिरेगी। तो ये 8 फरवरी का जो पहला इम्तहान था, इसके अंदर पीटीआई की क़यादत मुकम्मल तौर पर इस एलामिये को अगर सामने रखें तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। इन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन के अंदर इंतहाई होम्योपैथिक किस्म के फ़ैसले किए हैं और 915 दिन के बाद अब सुहेल आफरीदी क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब 915 दिन और रहेंगे जेल में, उसके बाद वो फाइनल कॉल के लिए निकलेंगे। एक सिचुएशन है कि अगर इमरान खान साहब के साथ अगले 1 साल में मुलाकात नहीं होने दी जाती तो सुहेल आफरीदी ये इंतज़ार करते रहेंगे कि इमरान खान साहब कॉल देंगे या इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात होगी, इमरान खान साहब उनके कान में फूंकेंगे, उनके कान में कहेंगे कि सुहेल आफरीदी फ़ाइनल कॉल के मुतल्लिक तारीख दो, तो तब सुहेल आफरीदी वो कॉल देंगे। अब सुहेल आफरीदी के लिए ये सब कुछ करना ज़ाहिर है कि आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि सुहेल आफरीदी अकेले नहीं है, पूरा केपी उनके साथ खड़ा है। पंजाब से काफ़िले आएंगे, इस्लामाबाद रावलपिंडी से आएंगे। पीटीआई यानी पीडीएम जो है उसके लिए एक तहरीक चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पीडीएम आवाम में मकबूल नहीं थी। उनको मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस के जो बच्चे हैं वो हर जलसे में उनको वो लेके जाने पड़ते थे। लेकिन पीटीआई के लिए तो लोग अगेन एंड अगेन हमें ये आर्गूमेंट देना पड़ता है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी निकले, उसके बाद नवंबर 2024 के धरने में भी निकले, जो इस्लामाबाद में लोगों पर गोलियां बरसाई गई उस वक्त निकले। राना सनाउल्लाह ने जिस लॉन्ग मार्च के ऊपर, एक और जो लॉन्ग मार्च जिसको खान साहब खुद लीड कर रहे थे, वहाँ कितना जुल्म सितम किया, उसके बावजूद लोग निकले। तो अब इसका मतलब यह है कि सिर्फ आवाम को इस फाइनल कॉल के लिए लीड करने वाली एक शख्सियत चाहिए, जो कि सुहेल आफरीदी की सूरत में इमरान खान साहब ने नामजद की थी। लेकिन अगर सुहेल आफरीदी ये पिछले पढ़ते रहेंगे कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हमने जीता, ये जाली हुकूमत मुसल्लत हुई, इमरान खान साहब को नाजायज़ कैद हो गई, गैर कानूनी कैद हो गई, और भाई ये तो हम 1 करोड़ दफ़ा सुन चुके हैं। ये बातें साफ़ी करें,
सहाफ़ी करें, तजियाकार करें, तो ये तो उनको तो सूट करती हैं। आपको ये सूट अब नहीं करता कि आप ये गर्दान दोहराते रहें। आप फाइनल कॉल दें, फाइनल कॉल दे के जब आप धरने से खिताब करेंगे, फिर ये लिस्ट निकालें इनके जराइम की, जाली हुकूमत के जराइम की, फिर उनको उनके जराइम गिनवाएं और कहें कि अब हम इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर वापस नहीं जाएंगे जब तक आप कोई ठोस मुज़ाकरात नहीं करते।